सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। बरसों पुरानी बात है कि पाकिस्तान से दूर परे जनूबी अफ्रीका में सफ़ेद फार्म नस्ल परस्त आमरीत के खिलाफ दहाइयों की जिद्दोजहद के बाद एक नया सवेरा तुलू हो चुका था। नस्ल परस्त हुकूमत के खिलाफ डटे रहने वाले नेल्सन मंडेला जेल की सलाखों से बाहर आकर न सिर्फ आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे थे बल्कि पूरे जनूबी अफ्रीका के स्याह सफ़ेद के मालिक भी थे। मंडेला अपने कौम के हीरो भी थे और यही हीरो एक दिन एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और अचानक उनकी नज़र सामने मेज़ पर बैठे एक शख्स पर पड़ती है। दोनों का आई कांटेक्ट होता है और जैसे ही नेल्सन मंडेला को कुछ याद आ जाता है और नेल्सन मंडेला साहब उस शख्स की जानिब इशारा करते हुए अपने सिक्योरिटी ऑफिसर से कहते हैं कि उसे मेरी तरफ से खाने में शिरकत की दावत दें। सिक्योरिटी ऑफिसर ममलकत के सदर और आज़ादी के हीरो का पैगाम लेकर उस शख्स के पास जाता है। आज़ादी के हीरो के साथ खाने की दावत पर उस शख्स को खुशी से यकीनी तौर पर उछल पड़ना चाहिए था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वो शख्स परेशान सा दिखाई देने लगा, खुश नहीं हुआ। सिक्योरिटी ऑफिसर समझता है कि शायद वो अपने जज्बात का इजहार कर नहीं पा रहा और वो मेहमान जो है पाँव घसीटते हुए मंडेला के पास आता और कुर्सी पर गिर सा जाता। लंच के दौरान भी उसकी जो कैफियत है बहुत अजीब सी रहती है। वो ठीक से कुछ खाता भी नहीं है और मंडेला की किसी बात का ढंग से जवाब नहीं देता और फिर थोड़ी देर के बाद माजरत करके वहाँ से चला जाता है। अच्छा, नेल्सन मंडेला का सिक्योरिटी ऑफिसर इस अजीब रवैये पर परेशान होता है और वो सदर से कहता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, शायद इस शख्स की तबीयत ठीक नहीं थी। जवाब में नेल्सन मंडेला मुस्कुरा कर कहते हैं, नहीं, वो बिल्कुल ठीक था, उसकी तबीयत मुझे देखकर ख़राब हुई। मैं जेल में था और ये पुलिस में सिपाही था और उसकी ड्यूटी मेरी बैरक पर होती थी और ये मुझे अजियत देने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था और ये इतना सफाक था कि मैं पानी मांगता तो ये उसमें गलाजत मिला देता। नेल्सन मंडेला चाहते तो अपने मुखालिफिन को कब्रों में पहुंचा देते, उनका वजूद मिटा देते, लेकिन उनके सामने अपनी कौम का मुस्तकबिल था और उन्होंने अपना दिल बड़ा किया, सबको माफ़ करके माजी पर पर्दा डाला और जनूबी अफ्रीका को आगे लेकर चल पड़े। आज हमें भी दायरों के सफ़र से निकलने के लिए इसी बड़ेपन की ज़रूरत है। शायद इख्तलाफ और दुश्मनी में फ़र्क समझने की ज़रूरत है। हमें नफरत में लुथड़े हुए नारे नहीं, डायलॉग, मुकालमा चाहिए, इंतकाम नहीं, एहतराम चाहिए। मुकालमे के हवाले से आज तुंदो तेज़ जो तेज़ाबी खबरें हैं उनकी भीड़ में एक अच्छी खबर सामने आई है। अली मीन गंडापुर ने पार्टी में अपने नाकेद और मुखालिफ आतिफ खान को फ़ोन किया, मिल बैठकर मामला हल करने की पेशकश की और वज़ीर आला हाउस आने की दावत भी दी है। अच्छा, एक सियासतदान को ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन आज ही KPK में गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब की बुलाई गई अमन कॉन्फ्रेंस में सूबे की हुक्मरान जमात PTI ने शिरकत से इनकार कर दिया और KPK हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने जो कहा कि जी गवर्नर हाउस में मुस्तरद शुदा जो टोला है वो जमा हो रहा है, गवर्नर चीफ एग्जेक्टिव बनने की कोशिश ना करें। इस सूरत हाल में मामला कैसे चलेगा, हम कब कहेंगे कि ऐसे नहीं चलेगा। और इसी के साथ आज एक बड़ी जो खबर है वो बानी PTI पर GHQ हमला केस में फ़र्द जुर्म आयद किए जाने की खबर है और इसी मुकदमे में अपोजिशन लीडर उमर अयूब को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। एक और अहम खबर PTI की जानिब से अपने 5000 कारकुनन के लापता किए जाने वाली खबर है और पार्टी क़यादत बयानिया ये बना रही है कि इस्लामाबाद पश्तूनों के लिए नो गो एरिया बन चुका है। ये बयानिया आपको पता है कि सख्त खतरनाक है, ये लिसानी तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर सकता है और ज़ाहिरी बात है इतनी बड़ी बात बिला वजह तो वो नहीं कर रहे, कुछ सोच समझ कर ही कर रहे हैं। ये तमाम जो मामलात हैं इनको उठाते हैं और जी मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बड़ा एक प्यारा खूबसूरत सा जैसा गुलदस्ता होता है, इसमें तरह तरह के फूल होते हैं। हमारा बहुत अच्छा पैनल है आज जी। सीनियर सहाफ़ी तजज़िया नसरुल्लाह मलिक साहब हमें ज्वाइन करें, सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए मलिक साहब। सीनियर सहाफ़ी इफ्तिखार शराजी साहब मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद है, सर आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और दिफाई तजज़िया का जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद है, सर आपका भी बहुत शुक्रिया जनरल साहब तशरीफ़ लाने के लिए। चूँकि आप दोनों यहाँ पर नसरुल्लाह मलिक साहब वहाँ पर है तो उनसे शुरू कर लेते हैं। मलिक साहब, ये नेल्सन मंडेला वाला जो मैं एग्जाम्पल दे रही थी
ये पूरी एक कि उन्होंने किस तरह अपना दिल बड़ा किया और अपने मुल्क के लिए वो आगे बढ़े। आपको क्या लगता है कि इसमें हमारे लिए सीखने के लिए क्या है? क्योंकि हम तो माजी से बाहर ही नहीं निकलते। फलां ने 80s में ये कर दिया, फिर 90s में फलां ने ये कर दिया, तुमने फलां वक्त में मेरे बारे में ये कहा था, मैंने फलां वक्त में तुम्हारे बारे में वो कहा था। माजी को सर हम तब्दील नहीं कर सकते, माजी से हम सीख सकते हैं, अपने तल्ख तजुर्बात से सीख सकते हैं और फिर आगे के लिए उन तजुर्बात से फ़ायदा उठा सकते हैं, इस तरह के उनको रिपीट ना करें अपनी गलतियों को। लेकिन सर हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, मुस्तकबिल से ज़्यादा हम माजी में रहते हैं। शुक्रिया डॉक्टर फिजा। देखें, बुनियादी मसला ये है कि हमारे यहाँ जो सियासत है या हमारे यहाँ जो अवाम की पार्टिसिपेशन है सियासत के अंदर, अगर आप उसका मजमूई तौर पर जायज़ा लें तो आपको हमेशा से नफ़रत की सियासत या ललकारने की सियासत या अपने मुखालफिन को कुचलने के जो बयानात हैं वो हमेशा पॉपुलर मिले हैं। माजी में भी जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि एक ज़माने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN जब एक दूसरे को ललकारा करती थी तो उनके कारकुन बड़े मुतहरक भी होते थे और एक दूसरे के हवाले से बड़े जोश और जज्बे का इजहार भी करते थे। कि लेकिन गुज़श्ता आप 12-15 साल की अगर सियासत को देखें तो मेरे ख्याल में चूँकि सोशल मीडिया का इनकलाब आया, सब कुछ आपके मोबाइल के ज़रिए आपके हाथ में आ गया, फिर जिस तरीके से कम्युनिकेशंस के ज़राए बढ़ते चले गए तो इस नफ़रत की सियासत की बुनियाद पर पॉपुलैरिटी भी आपके लिए आसान होती चली गई। तो मैं समझता हूँ हमारा मसला ये है कि हम पॉपुलिज्म के एक नज़रिए का शिकार हो चुके हैं जिसमें से फिर डायलॉग माइनस हो जाता है, फिर जिसमें बातचीत माइनस हो जाती है, फिर एक दूसरे का एहतराम माइनस हो जाता है, फिर एक दूसरे को माफ़ करने के लिए बड़ा दिल करने वाली सोच ख़त्म हो जाती है। फिर जब इंसान देखता है नारे लगते हुए अपने हक में और मुखालफिन के ख़िलाफ़ नारेबाजी देखता है तो उस पॉपुलिज्म के उस शोर के अंदर, उस लहर के अंदर बह के चला जाता है। हमारा आज सबसे बड़ा मसला ये है कि आप सोशल मीडिया देखें, आप टीवी चैनल्स देखें, आप सियासत को देखें, जो शख्स भी आपको किसी को ललकारता हुआ, किसी को ये कहते हो कि तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें लटका के रख दूंगा, वो आपको पॉपुलर बयानिया बनता हुआ दिखाई देता है। इसलिए अब हम हकायत से दूर चले गए, हम इमोशंस की सियासत करते हैं, हमारे यहाँ परफॉर्मेंस की सियासत भी खत्म हो गई। कभी आपने सोचा कि ये कंपैरिजन कोई करे कि सिंध में काम हो रहा है या पंजाब में हो रहा है या KPK के अंदर जो है वो हुकूमत बेहतर कारकर्दगी दिखा रही है या बलूचिस्तान के अंदर कुछ हमने टारगेट्स तय किए उसको हम अचीव कर रहे हैं? नो, सियासत सिर्फ और सिर्फ इमोशंस के ऊपर है कि जी आज ललकार दिया हुकूमत को, आज जुलूस लेकर हम आ रहे हैं, आज जुलूस को हम रोक देंगे, पंजाब को हम जो है वो जो चैलेंज कर रहे हैं। हत्ता कि सियासत इस हद तक गिर चुकी कि आपने ये भी देखा कि लाहौर में एक सियासी जमात जलसा करने आ रही थी तो उन्होंने कहा जी ढोल बाजे के साथ आएंगे, बारात लेकर आएंगे, और फिर ये भी कहा गया कि दुल्हन को तैयार करे, दूल्हा आ रहा है। यानी शर्म का मकाम है हम सब के लिए, डूब मरना चाहिए ऐसी सियासत को जहाँ इस किस्म की सियासत की जाती हो। और फिर आप देखिए पिछले चंद अरसे के दौरान लोग कहते हैं जी बेनज़ीर भुट्टो साहबा को बुरा भला कहा गया होगा, एक आध दो तकारीर ऐसी आपको मिल जाएंगी, 3 मिल जाएंगी, 5 मिल जाएंगी, लेकिन तसलसल के साथ इस किस्म की तकारीर आपको कभी नहीं मिलेंगी। आप ये देखिए कि इस मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म, पॉपुलर तरीन लीडर जो अपने आप को कहते हैं, उनके बयानात आप सामने निकाल के देख लीजिएगा कि उन्होंने एक खातून को, एक साबिक वज़ीर आज़म की बेटी को मुखातब करके कहा कि जनाब मरियम मेरा नाम ऐसे ना लिया करो, सफदर नाराज हो जाएगा, यानी उनके खावंद नाराज हो जाएंगे। यानी इस हद तक आप किरदार कुशी पे आगे बहुत गलत बात। और आज वो दरस दे रहे होते हैं कि नहीं जी देखिए ख्वातीन के बारे में ऐसे अल्फाज ना कहें, यानी अलीमीन गंडापुर सब की तकारीर निकाल के देख लें। और ये जो नफरत की सियासत है, ये सुबायत की सियासत, इसने माजी में भी हमेशा पॉपुलैरिटी हासिल की। देखिए हमें क्या गिला है कराची के अवाम से, यानी कराची की MKM से। एक ज़माने में कराची की MKM से हमें शिकवे शिकायत ही ये होती थी कि हम सिर्फ महाजर की बात करते थे। फिर उन्होंने अपने नाम को चेंज किया, महाजर से जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर चले गए। इसलिए कि जब आप महाजर, पख्तून, पंजाबी, सिंधी, बलोची का नारा लगाएंगे इसका मतलब ये कि आप पाकिस्तानी नहीं हैं। हम सब पाकिस्तानी हैं। कौमियत, लसानियत, सुबाइयत का कार्ड ये जो खेला जाता है, ये बड़ा सोच समझ के खेला जाता है। मलिक साहब को इतना बच्चा नहीं होता, रोटी को चोची नहीं कहता कि ऐसी बात कर दे। ठीक है, देखिए मैं वही अर्ज कर रहा हूँ आपसे जी, जब आप कहें कि हम पख्तून डरने वाले नहीं हैं, हाँ, वो पंजाबी क्या डरने वाले हैं? क्या आपके यहाँ बलोची डरने वाले नहीं है? क्या पंजाबी जो है वो पाकिस्तान छोड़ के भागे हुए हैं? ये पाकिस्तानियों का मुल्क है, इसमें पख्तून भी हैं, इसमें पंजाबी भी हैं, इसमें बलोची भी हैं, इसमें सिंधी भी हैं, इसमें कश्मीरी भी हैं, हम सब एक हैं। ये जो होता है ना जी, हमारी पहचान पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान है
बस हम पाकिस्तानी हैं। एग्जैक्टली। ये जो जुल्म इस मुल्क के अंदर, मैं आखिरी जुमला अगर आपसे जी अर्ज कर प्लीज, दूं, जी ये जी। भी किया गया। हमने कुछ इलाकों को ग्लैमराइज किया कि जी वो बड़े शानदार लोग हैं और बाकी जो है वो लोग कभी नहीं है, जिन्होंने शायद तारीख मेरे ख्याल में पढ़ी लोगों ने नहीं है। इस खित्ते के लोगों ने, हर कौम ने अपना किरदार अदा किया है। जंग आज़ादी की बात हो, पाकिस्तान बनने से पहले की बात हो, कुर्बानियां दी हैं। हर खित्ते के लोग बहादुर होते हैं, हर खित्ते के लोग जो है वो अपनी अपनी असूल और नजरियात रखते हैं। हाँ, आपकी सकाफत डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ये कौन सी बड़ाई है जी कि फलां खित्ते के लोग बहादुर हैं, फलां इलाके के बुज़दिल हैं। ये एक सोच है खास तौर पे तफरीक की और तकसीम की, और इसके पीछे एजेंडा है। और एजेंडा भी आपको पता है, यहाँ से एक बंदा सुबाइयत फैलाता है, बाहर के मुल्क जाता है, उसे रिसीव भी किया जाता है, डॉलर्स उसको फराहम किए जाते हैं, उसकी सारी बोर्डिंग लॉजिंग जिनके जिम्मे होती है, उससे आपको अंदाजा हो सकता है कि लोग मुल्क के खिलाफ किस किस्म के काम कर रहे होते हैं। ठीक है जी। शराजी साहब, ये जब लसानियत, कौमियत, सुबाइयत इस तरह की बातें की जाती हैं तो कोई रोटी को चोची तो नहीं कहता कि किसी को पता नहीं होता कि खुदा न खास्ता इसके क्या नताइज हो सकते हैं, क्या असरात हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। इनफैक्ट शायद इनको इनके असरात का इदराक नहीं है कि कितने खौफनाक, और हमने इसको भुगता भी है, आपने देखा है। अच्छा सॉरी, मैं कि आपकी हम- बात में ऐड करूँ, शायद इदराक है और जानबूझ के ऐसी बात की जाती है। नहीं तो फिर अगर कर रहे हैं तो फिर अगर सियासी मकासद के लिए इस मुल्क के पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल फैब्रिक को ये तार तार कर रहे हैं, तो फिर तो मेरे ख्याल में इन्हीं के खिलाफ आर्टिकल 6 लगने चाहिए कि जो ये कर रहे हैं जानबूझ के। और इसमें रियासत के वो कस्टोडियन इदारे के जो समझते हैं कि उसके दिफा के लिए खड़े हैं, वो खामोश क्यों हैं। तो मैं समझता हूँ कि मलिक साहब ने ये बात की है, लेकिन ये इस वक्त वो लोग तो नहीं कर रहे सिर्फ कि जो विक्टिमाइज हो रहे हैं, जिनके ऊपर शायद इस वक्त जिनको एक तरह से रियासती जबर का सामना है, बल्कि मुल्क के 3 बार के वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ साहब भी ये जो बात करें कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग बेवकूफ़ हैं, वो बड़े सादा हैं, तो मैं समझता हूँ कि फिर उनको भी अपने तर्ज अमल पे ज़रा गौर व फिक्र करना चाहिए कि उस मुल्क के 3 बार के वज़ीर आज़म रहे हैं, क्या उनके मुंह से इस तरह की गुफ्तगू जेब देती है। और फिर 26 नवंबर को जो कुछ भी हुआ, तहरीक इंसाफ के अज़ायम जो कुछ भी थे, लेकिन उसके बाद जो हुकूमती बयानी है डॉक्टर साहबा, मैं उसको लेके बड़ा हैरान हूँ। और मैंने कई फोरम से उसका जिक्र भी किया है कि आप ये क्यों तासुर दे रहे हैं कि एक सूबे से, खैबर पख्तूनख्वा से कुछ लोग आए थे, अगरचे उनका अपरेंट फेस तो पॉलिटिकल है, वो सियासी जमात है, उसके कारकुन हैं, लेकिन आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे मुसलसल 3-4 दिन इश्तिहार चलाते रहें और उनको फितना, शरपसंद, दहशतगर्द कहते रहें। तो अगर आप एक सूबे के अवाम को मुसलसल मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू ये मैसेज देंगे कि आप आइन के नीचे जो आपको एक हक हासिल है कि आप असेंबली भी कर सकते हैं, आप अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं, और अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपको दहशतगर्द गर्दानेंगे, तो फिर आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि वहाँ पे आपके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर होगा, वो आपके बारे में मुस्बत राय रखेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इख्तिलाफ राय जमहूरियत का एक हुस्न है, होना चाहिए। आप हुकूमत में हैं, आपको लग रहा है कि कोई इस मुल्क को डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप उसको बेस्ट टाइम में एक्सपोज कर सकते हैं, बजाय ये कि आप गोया कि इस तरह के हरबे और हथकंडे इस्तेमाल करके आप किसी भी सियासी जमात को कि जिसके साथ बहरहाल अवाम की बड़ी तादाद खड़ी है, लोगों ने उनको वोट दिया है, एक सूबे के अंदर उनकी 2/3 से अक्सरियत से हुकूमत है, पार्लिमान में, कौमी असम्बली में मौजूद है, सेनेट के अंदर उनकी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, बाकी चारों सूबों यानी के आपके अंदर कहने भी। का मकसद है कि दोनों तरफ से गलतियां होती हैं, हुकूमत यकीनन की तरफ से भी हो देखिए, जाती और है, फिर इस पार्टी की तरफ। क्यों हम कह रहे हैं, आपने नेशनल मंडेला की एग्जांपल दी है, क्योंकि वहाँ पे मुल्क की कौमी अवामी मफाद जो है वो सबसे ज़्यादा उसको फोकस किया जाता है, और सियासतदान वहाँ का इख्तिलाफात को साइड पे रखा अवाम की ताकत से इक़्तिदार में आया है। ठीक। जब यहाँ पे लोग किसी इदारों की तरफ, इंस्टीट्यूशन की तरफ देखें और उनको लगे कि ताकत वहाँ से मिलती है, और ये जो पार्लिमानी प्रैक्टिस है वो वोट डालना हो, ये एक ऐसा अमल है कि जो फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, तो फिर मेरे ख्याल में वहाँ पे सिर्फ पावर पॉलिटिक्स होती है, उसका नतीजा ये है कि आप इक़्तिदार में रहना चाहते हैं, उसके लिए आप हर तरह के कंप्रोमाइज़ भी करते हैं और हर तरह के गैर कानूनी हथकंडे भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अच्छा रिजाना साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। इफ्तिखार साहब की बात को आगे लेके बड़ा अहम एक पॉइंट उन्होंने जो रेस किया है, हमारे यहाँ भी बड़ा आसान है कि सियासतदान फिर अपना जो मामला है अपने आप को बरीजुमा करने के लिए साफ कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट में फेंक देते हैं और ख़ुद बरीजुबां हो जाते हैं। अब जैसे अब खान साहब बात करना चाह रहे थे, तो जिस इदारे से आप रिटायर्ड हैं वहाँ से जब स्टेटमेंट आई तो DG ISPR ने कैटेगोरिकली कहा कि हमसे क्यों बात करनी है, आप सियासी जमात से बात करें।
तो सियासी जमात से, हुकूमत से वो बात करना नहीं चाहते हैं, और बात उनसे करना चाहते हैं तो बड़ी दफ़ा कह चुके हम ये पॉलिटिकल हैं। तो ये फिर सूरत हाल गुत्थी सुलझती क्यों नहीं है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहिबा, पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट एंड इट्स माय ऑनर कि मैं इतने लीड पैनल के साथ अपीयर हो रहा हूँ। बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए। जी, थैंक यू। देखिए, पाकिस्तान, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज अ पाकिस्तानी पहले मैं बात करूँगा, अनफॉर्चुनेटली एवरीबडी इज़ अंडर स्ट्रेस, ये याद रखिएगा। और मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जो फील हो रहा है वो एक आम पाकिस्तानी का हो रहा है, जो एक खुशहाल, तवाना और आगे बढ़ता हुआ पाकिस्तान चाहता है, जो एक अपनी उम्मीद की किरण लेकर अपने लीडर्स के पीछे कह लें, अपने ग्रोह के पीछे, अपने सियासी ग्रोह के पीछे, अपने मजहबी जो भी जहाँ जो उसका सोशल सेटअप में जहाँ मेकअप बन रहा है, वो उसके पीछे एक होप लगाए बैठा है। तो उसकी होप को थोड़ा सा डैमेज हुआ है, और वो इस जो उसका कॉन्ट्रैक्ट विद द स्टेट, दैट इज़ ऑल्सो अंडर स्ट्रेस। ये हमें सब को समझने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में मलिक साहब ने भी एक बयान किया है कि जो इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन है, शराजी साहब ने भी उसका जिक्र किया है। देखिए, ये जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, बट एटलीस्ट मैं ये समझता हूँ एज अ स्टूडेंट कि जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है, ये फोर्स ऑफ ऑर्डर हैं। ठीक है। अब फोर्सेस ऑफ ऑर्डर के अंदर जान डालना हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक है कि आप विद इन द पॉलिटिकल पार्टी अपने ऑब्जेक्टिव्स को परसू करें, अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को परसू करें, बट दोज पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स शुड बी पाकिस्तान सेंट्रिक। एक है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेमोक्रेटिक फोर्सेस। ये जो इस वक्त पाकिस्तान की जो सिचुएशन है ना डॉक्टर साहिबा, इसका हल इसी डेमोक्रेसी के अंदर ही है। और जैसे आपने भी इंट्रो में बात की कि अपने अपने दायरों से बाहर निकलने की ज़रूरत है, हमें अपने अपने अना के घोड़ों से उतरने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली अभी इन्वायरमेंट ऐसी बन चुकी है जैसे एवरीबडी इज़ राइडिंग अ टाइगर, एंड यू कैन वेल अंडरस्टैंड कि वो जब टाइगर से उतरेंगे तो उन्हें खौफ है कि ये टाइगर मुझे ही ना खा जाए। तो मेरे ख्याल में इस खौफ को दूर करने की ज़रूरत है। और देखें, जब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ आप देखेंगे तो ये पाकिस्तान की अवाम का जो एतमाद है डेमोक्रेसी के अंदर, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और माजी में अनफॉर्चुनेटली ये एक ग्रुप की या एक पार्टी की ये नहीं है, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इन द पास्ट। मैं ये चाहूँगा एज अ पाकिस्तानी कि इस इदारे के ऊपर और बहुत बर्डन है। सिक्योरिटी चैलेंजेस हमारे देख लें, बलोचिस्तान देख लें, खैबर पख्तूनख्वा देख लें, इंडियन बॉर्डर देख लें, फिर हमारे जो इंटरनल थ्रेट्स है, वी आर विक्टिम ऑफ द हाइब्रिड वॉरफेयर। हम इस वक्त विक्टिम है एक प्रॉक्सी वॉर और एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के मिक्स का। तो आप जब ये पॉलिटिकल और ये बर्डन भी आप अपना उसके ऊपर डालेंगे, अपनी बैड लॉन्ड्री उनकी तरफ फेंकना शुरू, तो आप भी पाकिस्तान की कोई खिदमत नहीं कर रहे। देखिए, आप अपना बोझ जब उठाएंगे, वो जब फ्री होंगे, उसके बाद अगर वो इंट्रूजन करते हैं या कोई ऐसी चीज़ करते हैं तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आप तब कर सकते हैं कि जब आप अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। एंड लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू से इज़ कि जो पावर के साथ ये जो आप हुकूमत में आते हैं या कहीं भी बैठे, इस वक्त एवरीबडी इज़ इन गवर्नमेंट, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो गवर्नमेंट में ना हो। हुकूमत में आप आके पावर को तो आप एंजॉय करना चाहते हैं या पावर को तो रखना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ जो एसोसिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका जिक्र कोई भी नहीं करता, जैसे शराजी साहब ने भी इशारा किया है। तो एज अ पाकिस्तानी आई वुड लाइक टू सी कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो कैसे निभाते हैं, और जो उम्मीद है कि किरण है अवाम की, जो वो पाकिस्तान में उम्मीद लगाए बैठे हैं, इसको कितना वो एड्रेस करते हैं। ठीक है, उन्होंने ब्रेक का कहा जा रहा है। तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद, मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। रसूला मलिक साहब, इफ्तिखार शराजी साहब और जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का फिर से बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। अच्छा, ये जो अभी बानी PTI पर GH हमला केस में फ़र्द जुर्म आयद हो गई है, इस पर हम बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से जनरल साहब से शुरू करते हैं। जी सर, कैसे देख रहे हैं आप इस मामले को, क्योंकि अब तो शायद मुकालमे की, डायलॉग की जो बातचीत के इम्कानात हैं, बचेंगे? जी देखिए, डायलॉग तो ऑफ कोर्स डायलॉग की बात रहनी चाहिए। हमारे पाकिस्तान के अपने अंदरूनी मामलात हैं, और पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी मामलात जब हों तो किसी को भी अपने दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। लेकिन डायलॉग विद हुम, देखिए पाकिस्तान को अगर हमने कानून के नीचे रखना है, आइन के नीचे चलाना है, यस ऑफ कोर्स आप माजी की बहुत एग्जांपल्स देते रहेंगे कि अच्छा उनके साथ ये किया तो इनके साथ ऐसे क्यों नहीं। जब हम कंपार्टेशन करेंगे तो देखें
डॉक्टर साहब, अब एक वक्त आया है कि जब हमने ना किसी वक्त इस मुल्क को लॉफेयर के नीचे, कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे, आइन के नीचे चलाना है। अगर आप एक को कंपनसेट करेंगे, दूसरे की वो मिसाल देगा, दूसरे को कंपनसेट करेंगे, वो पहले की मिसाल देगा, तो वी आर गोइंग नोवेयर। जैसा कि आपने पहले भी कहा है कि हमें माजी की मिस्टेक से सीखना चाहिए, अपनी गलतियों को दुरुस्त करना चाहिए, लेकिन माजी के बैगेज में दब के ये नहीं कि हम इन एक्शन का शिकार हो जाए। देखिए, जो 9 मई है, मैं पर्सनली आई फील कि दैट वाज अ वेरी वेरी डेंजरस डे फॉर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। कुछ वाक़यात होते हैं जो घर की दीवारों को हिलाते हैं या दीवारों के रंग को बदसूरत करते हैं, या उनको कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो घर की बुनियादों को हिलाते हैं। 9 मई का अनफॉर्चुनेटली ये वाक़या बहुत अफसोसनाक वाक़या है। होता यह है कि लीडरशिप एक बातचीत करती है, और मैंने देखा है पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर देयर आर हॉक्स। अब हॉक्स भी हैं और इंटरनेशनल एप्लीकेशन के बीच में कई ऐसे एलिमेंट शामिल हो जाते हैं जो ऐसी मूवमेंट्स को, ऐसे इवेंट्स को हाईजैक कर लेते हैं। अब देखिए ना, 26 का जो वाक़या है इस्लामाबाद के बीच में, वो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है, जो भी है वो मीन्स इस्तेमाल किए गए, उनका हक बनता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का। लेकिन खुदा न खास्ता इस्लामाबाद के बीच में किसी आउटसाइडर इंटरफेरेंस की वजह से हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे लिए बड़े ऑनरेबल है, हम सबका चीफ मिनिस्टर है खैबर पख्तूनख्वा, उनके साथ कोई वाक़या हो जाता तो आज स्टेट किधर खड़ी होती। ऐसे वाक़यात में हमने ये देखना कि लीडरशिप को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी, कि उनके फॉलोअर्स दे आर ब्लाइंडली फॉलोइंग देम, तो लीडरशिप को देखना होता है कि वो अपने फॉलोअर्स को किस हद तक ले जा सकते हैं और कौन सी ऐसी जगह है जहां से रेड लाइन क्रॉस होती है। तो जब रेड लाइन क्रॉस होगी तो फिर यू आर नॉट द वन हु विल डिसाइड कि मैं रेड लाइन तो क्रॉस कर लूंगा, मेरे खिलाफ कुछ नहीं होगा, फिर देयर आर समबडी एल्स। जो स्टेट की हम बात करते हैं ना, स्टेट एक माँ का दर्जा रखती है या स्टेट लुक आफ्टर करती है। स्टेट बिल्कुल माँ है, उसको सबको गले लगाना चाहिए, लेकिन कभी कभी स्टेट बाप का भी रोल अदा करती है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आप अपनी पॉलिटिकल परसूट्स को, अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन वो लाइन ना क्रॉस करें जो हमारे मुल्क की बुनियादें हिला दे। तो दैट इज़ वेरी डेंजरस। मलिक साहब, ये जो लाइन ना क्रॉस करने वाली बात की गई है, तो ये लाइन तो क्रॉस कर ली जाती है, और माजरत के साथ ये क्रॉस करने में कौन पीछे रहा? देखिए, गुजारिश ये है कि इफ्तिखार शराजी साहब ने जो भी बात की, अभी जनरल साहब बात कर रहे थे, शराजी साहब की बारी अभी आपकी बात आएगी। जी, अच्छा, उससे पहले जब बात कर रहे थे, ठीक है जी जी, मैं 2 जुमले उस पर कह दूं, फिर मैं जनरल साहब की बात की तरफ आ जाता हूँ। पहली बात तो ये है कि मैंने कभी ये बात हमने नहीं कही कि अगर ये असबियत जो है वो मियाँ नवाज शरीफ फैलाएं या इमरान खान साहब फैलाएं या कोई और फैलाए, तो सबके लिए एक ही रूल होना चाहिए, किसी को भी ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जो मैंने 10-12 साल की सियासत का जिक्र किया, ये जो जनरल साहब अभी बात कर रहे थे कि आपको रेड लाइन कहीं ना कहीं ड्रा करनी है, दुनिया के किस मुल्क में होता है? हम कहते हैं जी हमें आज़ादी है एहतजाज करने की, बिल्कुल आज़ादी है, आपको पीसफुल प्रोटेस्ट करने की आज़ादी हासिल है, मशरूत आज़ादी हासिल है। वो मशरूत क्या है कि आप अपना जहाँ जलसा करेंगे उससे आगाह करेंगे, उसकी आप NOC लेंगे, उसकी आप अप्रूवल लेने के बाद जलसा करेंगे, डिस्पर्स होने का टाइम देंगे, और उसके रास्ते में ताकि पुलिस को पहले इन्फॉर्म करेंगे, इंतज़ामिया को, ताकि उस के रास्ते में इंतजामात किए जाएँ और कोई बंदा उसकी वजह से डिस्टर्ब ना हो। आप मुझे बताइए, आपके और मेरे घर के बाहर कोई शख्स आके एहतजाज के लिए डेरा लगा ले 2 महीने के लिए, तो मेरी आज़ादी कहाँ चलेगी? यानी दुनिया के किस मुल्क में होता है कि जहाँ चाहें आप एहतजाज करना शुरू कर दें, जहाँ चाहें गाड़ियाँ तोड़ दें, जब चाहें? सारी सियासी जमातें इसमें कसूरवार रही हैं। ज़्यादा कसूरवार PTI इसलिए हम शुमार करते हैं कि PTI ने इस सियासत को अरूज पर पहुँचाया। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, 75-76 साल तारीख में किसी ने इस्लामाबाद में कब्रें खोदी हैं? ये आपका फेडरल कैपिटल था जहाँ कब्रें खोदी जा रही, यानी कब्रें खोद के और आप सर पे कफन बांध के बैठे हुए थे। क्यों? आपको जहाद करने निकले हुए हैं, आपको इंतशार फैलाने निकले हुए हैं, आपको फतह करने निकले हुए हैं। यानी जब आप इस किस्म की सियासत करेंगे तो इसे पुरअमन सियासी एहतजाज नहीं कहा जा सकता। फिर आपने आरिफ अलवी साहब की और खान साहब की ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है कि जी मुबारकबाद दी जा रही है, हमने PTV फतह कर ली है, मुबारकबाद दी जा रही है, हम प्राइम मिनिस्टर हाउस के गेट पे पहुंच गए हैं, मुबारकबाद दी जा रही है, हमने पार्लियामेंट हाउस के ऊपर पहुंच गए हैं। भाई, आप लश्कर लेके निकले हैं या एहतजाज करने निकले हैं? अभी भी जो एहतजाज इस्लामाबाद की तरफ होता है, मुझे एक बात बताइए, गोलेले बनते हुए आप दिखाते हैं, डंडे तैयार करते हुए आप दिखाते हैं, फिर आप कहते हैं जनाब कि जी हम ये कफन भी साथ लेकर जाएंगे, कफन बांध के आप तस्वीर रिलीज़ करते हैं, फिर आप कहते हैं जी कि हम जो है वो हमारी वापसी पे हमारे जनाजा पढ़ दी जाए, हम जहाँ जहाज पर जा रहे हैं।
मुझे बताइए किसी भी सिविल सोसाइटी के अंदर, किसी मुआशरे के अंदर, किसी मुल्क के अंदर ऐसा भूटान पे भी आप नहीं कर सकते जो आप यहाँ पे कर रहे हैं। इससे रियासत आगे बढ़ सकती है, इससे डायलॉग हो सकता है। कभी आप कहते हैं जी कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था 9 मई को, जो हमने तो कुछ नहीं किया, कोई GHQ चला गया, हमारे लोग नहीं थे। फिर कहा नहीं जी जो ISI के दफातर पे हमला करने वाले थे वो हमारे लोग नहीं थे। भाई पेशावर में फायरिंग करते हुए लोग देख सकते हैं, पहचान सकते हैं कौन फायरिंग कर रहा है। उसके बाद आप जमानतें देना शुरू कर देते हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर आप ये रवैया रखेंगे कि कोई एक लश्कर उठे किसी सियासी जमात का, किसी भी सियासी जमात का, वो जाके एक लश्कर कशी शुरू कर दे आपकी सिक्योरिटी के इदारों के दफातर के ऊपर, वो आपके घर के ऊपर चढ़ाई कर दे, उससे भी जरा पीछे चले जाए। हम अपनी आंखें बंद क्यों कर लेते हैं? अड्डा प्लाट के ऊपर जो जलसा हुआ था याद है आप सबको, हम सबको? वहां पे शेख रशीद साहब तकरीर ये कर रहे थे कि सामने घर है मियां नवाज शरीफ फैमिली का, आग लगा के निकलो, आग लेकर निकलो, जाकर घरों को जलाकर राख कर दो। आप मुझे बताइए ये दहशत गर्दी नहीं तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे पुरअमन सियासी जिद्दोजहद कहा जाएगा। ये काम सूफी मोहम्मद करे, आप पकड़ के जेल भेज दें, सारी उम्र सूफी मोहम्मद जेल मेरे वहीं पे मर जाए, आपके जिसने बगावत की थी। ये काम कोई और करेंगे जी, सियासी तहरीक चल रही है, हर उस सियासी तहरीक को कुचल देना चाहिए जो बंदूक के जोर पे, जो डंडे के जोर पे, जो गुलेल के जोर पे किसी शहर को फतह करने का ऐलान करे। यानी कोई ये तरीका है हम इस्लामाबाद फतह करने आ रहे हैं? ये कोई तरीका है कि हम फलां चुंगी नंबर 26 बड़ी खरी खरी बातें करें मलिक साहब। आप वैसे भी माशाल्लाह आपका अंदाजे भी बड़ा एनर्जेटिक होता है, आज ज्यादा मुझे एंथुसियास्टिक लग रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, जी जी, मैं आपको टीवी चैनल्स पे बाज एंकर्स के आपको क्लिप्स भिजवा सकता हूँ जी जी, कि टी चौक फतह हो गया। ओ भाई टी चौक पाकिस्तान है यार, आप पाकिस्तान की सियासी जमात हो, रजिस्टर्ड सियासी जमात हो, जिसने आइन और कानून के तहत काम करने का हलफ दिया हुआ है, जो एक एग्रीमेंट के तहत आपको, एक पॉलिटिकल पार्टी का एक्ट के तहत आपको इजाजत मिली हुई है। आप ये कह सकते हैं कि हमने डी चौक फतह कर लिया? यानी हम किसी सर जो फतह करने आए थे मलिक साहब वो तो KP के निकल गए, जो लीड कर रहे थे, जिन्होंने सारे कारकुनों को जमा किया, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। और आप देखिए अली बिन गंडापुर साहब के ऊपर एतमाद का ये लेवल था कि वो कह रहे थे मुझे जाना है, और कारकुन उनको जाने नहीं दे रहे थे, 2 मिनट के लिए भी नहीं जाने दे रहे थे। उन्होंने कहा हमें डर है कि आप निकल जाएंगे यहाँ से, फरार हो जाएंगे, चले जाएंगे। हम सब पॉपुलिज्म का शिकार हो गए। बाद लोग कहते हैं तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़े हो जाओ। तारीख की दुरुस्त सिमत यह है कि मुल्क के अंदर इंतशार ना हो। तारीख की दुरुस्त सिमत यह है कि मुल्क के अंदर एक दूसरे के हम गिरबान ना पकड़ें। तारीख की दुरुस्त सिमत यह है कि अगर आपको यह कहा जाए कि यहाँ से जुलूस आपको आगे नहीं जाएगा, यहाँ से आगे जाने की आपको इजाजत नहीं है, और आप वहीं पर जलसा करके पुरअमन तरीके से मुंतशिर हो जाएं। तारीख की दुरुस्त सिमत यह है कि एक शुरता आपसे कहे कि आप एक कदम आगे नहीं बढ़ेंगे, आप एक कदम आगे नहीं बढ़ते। ठीक, पुलिस वालों को डंडे मार मार के उनकी हड्डियां तोड़कर अब कहते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे आ गए हैं। यानी ये कौन सा, कल कोई गिरोह उठेगा? ये काम एक और मजहबी जमात ने किया, आपने गोलियां मारी उनके ऊपर, आपने कहा घर से निकालो। वो जो एंकर हमारे दोस्त कहा करते थे कि जी इनको घरों से निकाल के घसीट के मारो। ये बड़ा अहम पॉइंट है। अच्छा भाई शहराजी इफ्तिखार भाई आपकी तरफ 1 मिनट। शहर साहब ये कल मेरे साथ कौन मौजूद था? कल तो फवाद चौधरी साहब थे, परसों बैरिस्टर अली जफ़र साहब थे। मैं PTI में किसी से पूछ रही थी कि TLP के साथ जो हुआ था जब PTI की हुकूमत थी, वो आपको याद होगा, आप सीनियर सहाफ़ी, आपने कवर भी किया होगा, उस टाइम पर PTI की क्या सोच थी? और अब जो PTI कहती है हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, जिसके साथ भी होता है गलत होता है, गलत को गलत ही कहना चाहिए। लेकिन अपने अपने दौरे हुकूमत में मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ? मैं ये तो नहीं कह सकती कि सब फ़िरौन बन जाते हैं, जुल्म की जालिम बनने की इंतहा पे पहुँच जाते हैं। चलिए ये ज़रा सख्त लफ्ज़ हो जाएगा, लेकिन अपने अपने दौरे हुकूमत में किसी को याद नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब क्योंकि आप तारीख़ की तालिब इल्म हैं और आप डे टू डे अफेयर्स के ऊपर भी बड़ा अपडेटेड रहती हैं, तो आपने क्योंकि हवाला दिया तहरीक इंसाफ की हुकूमत का कि जिसमें TLP आई थी इस्लामाबाद में और उनके साथ किस तरह की ट्रीटमेंट हुई, दोनों जमातों में बड़ा फ़र्क है। कैसे? TLP थी जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान को डिक्टेशन दे रही थी, मुल्क से फ्रांस के सफ़ीर को निकालो, फलां करो, ये करो, वो करो। तो डिक्टेशन जो दे, जो कानून और आइन को हाथ में ले, आप समझती हैं कि उनके साथ इस तरह की ट्रीटमेंट नहीं होनी चाहिए थी कि जो हुई? अगरचे बाद में उनकी ताकत ने इस रियासत को इतना मजबूर किया कि उसके साथ तहरीरी मुआहदे भी किए गए और उस जमात को कलम करार दिया गया, लेकिन बाद में वो फैसला रिवर्स हुआ। तो इसका मतलब है कि जो डंडे यहाँ पे उठाए, जो लाठी उठाए, आप उनके साथ बैठ के तहरीरी मुआहदे भी करते हैं और उनको कलदम होने का जो टैग है वापस भी लेते हैं, और जो अपना आइनी और कानूनी हक इस्तेमाल करे आप उसको बतौर साफ़ी। डॉक्टर साहब मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं किसी जमात को, तहरीक इंसाफ हो,
मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी, किसी का बयान मैं लेके नहीं जा सकता। मैं ये आज मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि वो यहाँ पे लश्कर कशी करने आए थे, वो इस्लामाबाद पे कब्जा करने आए थे। सर जो भी करने आए थे उनकी मेन लीडरशिप जो क़यादत थी छोड़ के सुने क्यों मेरी गई? बात, चलिए शराज साहब ये बता देना, इफ्तिखार भाई मुझे बताएं मेन लीडरशिप क्यों गई? अली मीन गंडापुर साहब वहां से क्यों चले गए? नहीं जाना चाहिए था। मासूम लोगों को, गरीबों के बच्चों को यूं तो मरने फिर के लिए मासूम लोग तो मेरी बात सुने अपनी लीडरशिप के पीछे निकलते हैं ना, तो आप जिस पार्टी की अभी बात कर रहे हैं उस पार्टी नहीं, तो पार्टी फिर क्या मासूम लोगों को लेकर निकल एक बार में छोड़ के चली गई? आपकी तरह मैं भी उनको चार्जशीट कर रहा हूँ, लेकिन दूसरी तरफ रियासत को भी चार्जशीट करें ना आप। डॉक्टर साहब इस तरह डील किया जाता है एक सियासी मॉब के साथ, इस तरह रवैया अपनाया जाता है। मेरी बात सुने, मैं किसी की साइड नहीं, हमें तो देखें ना, चीजों को कैंडिडेट वे में देखना होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि इससे पहले 3 अटेम्प्ट किए ना, आपने 22 अगस्त का जलसा मनसूख करवाया उनसे। हुकूमत की स्ट्रेटजी पे भी सवाल उठ रहे हैं विदाउट एनी डाउट। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ना कि 8 सितंबर को आपने जलसा करने दिया, शहर में कंटेनर लगाए, उन्होंने 7 से 8 बजे तक गए तो आपने दहशतगर्दी के मुकदमात बना दिए। लाहौर में आपने मवेशी मंडी के करीब उनको जगह दी, और जैसे ही वहां पे अंधेरा छाया आपकी पुलिस गई, आपने वहां पे स्टेज को उखाड़ फेंका, उनको भगा दिया। क्या वहां उन्होंने लाहौर पे कब्जा किया? या फिर अब वो आ रहे थे तो मुझे बताएं कि कहाँ पे वो थे आज़ाए मुल्क के। मैं समझता हूँ कि चीज़ों को हकीकत के पैराए में देखना चाहिए, और अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं समझता हूँ कि 71 में हमने नुकसान उठाया, फिर एक नुकसान हम करने जा रहे हैं। क्यों अपने लोगों को दुश्मन बना रहे हैं? सर वैसे जहाद के नारे लगाए गए, शराज साहब ये भी ऐड कर लें, कफन पहनकर आएंगे, हमें दफना दिया जाए, इस तरह की बातें भी 2013 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, क्या हमारी रियासत ने जिन लोगों ने हमारे खिलाफ बंदूक उठाई थी, हमने उनके साथ मुज़ाकरात किए कि नहीं किए? तालिबान के साथ किए कि नहीं किए? तो बंदूक उठाने के खिवाले के खिलाफ तो मुज़ाकरात की तरफ हम जाते हैं, बट जो निहत्ते हैं उनके साथ हम कहते हैं कि नहीं आप तो दहशतगर्द हैं, आपके लिए हम ज़मीन तंग कर देंगे, हम आपके लिए ज़मीन गर्म कर देंगे। तो ये रवैये मैं समझता हूँ कि मैं नहीं कहता, मैं शायद गलत कह रहा हूँ। और ये जो आपने कहा है ना कि फ़र्द जुर्म आयद किए, इसमें भी आप फेयर ट्रायल करेंगे ना, और अपनी सिविलियन अदालतों पर आप यकीन रखें। डॉक्टर साहब जब आप मामलात को किसी और अदालतों में लेके जाते हैं ना, तो इससे पहले भी आपने एक्सरसाइज की है। शराजी भाई, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी ये फौजी ट्रायल हुआ था सिविलियंस का। नवाज शरीफ के दौर में मलिक साहब हुआ था ना? नहीं, इमरान खान के दौर में हुआ था। मलिक साहब हुआ था ना? नवाज शरीफ के दौर में फौजी अदालतें बनी थी, सजाए मौत भी हुई थी जहां तक मुझे याद है। मलिक साहब नहीं, एक मिनट, मलिक साहब सिविलियन का नहीं हुआ, किसी नहीं हुआ था, हुआ। देखिए मैं गुजारिश करूं जी, फौजी अदालतें उस वक्त भी काम करती रही, अब भी बाज जो है वो केपी के अंदर मलिक साहब इमरान खान के दौर में जहां तक मुझे याद पड़ता है, आप मेरे सीनियर जरा रहनुमाई फरमाइएगा, ये हुआ था। देखिए इमरान खान साहब के दौर में भी होता रहा, लेकिन मैं कहता हूँ छोड़ दें फौजी अदालतों को, चले इस बहस से भी हम निकल जाएं। एक शख्स ये कहे कि मुझे जब गिरफ्तार किया गया तो मेरे लोग कहाँ जाते, वो GHQ की तरफ क्यों ना जाते, वो क्यों ना जाते उन जगहों पे, क्योंकि मुझे रेंजर ने गिरफ्तार किया था। उससे बड़ा एविडेंस हमें क्या चाहिए? देखिए सवाल ये है, अगर एक शख्स लाहौर में खड़ा होकर लिबर्टी में कहे कि अब हम इस कैंट में जाएंगे जहाँ कोई हमें लोग कहते हैं कोई घुस नहीं सकता, हम वहाँ घुस के दिखाएंगे, और वो जो आके कोर कमांडर हाउस पता करके दिखाएंगे। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। वो बात इस तरह है कि देखें ये फौज भी पाकिस्तान की है, ये पॉलिटिकल पार्टीज भी हमारे पाकिस्तान की। देखें we have to put this house in order। मैं रिपीट करूंगा कि अपनी माजी की गलतियों से सीखें, उसके बैगेज के नीचे आगे के बारे में। And this is the voice of the every citizen of Pakistan। आप बाहर चले जाएं, किसी रक्शे वाले से, किसी दुकान वाले से, किसी को कहता है यार मेरे लिए क्या रखा है इस लड़ाई के बीच में, आम आदमी के लिए क्या रखा है। तो आई थिंक लेट द लॉ, let this country be run under the constitution and law of Pakistan। कहीं ना कहीं हमने स्टार्ट करना है, और पॉलिटिकल पार्टी से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि अपनी पार्टीज को इंस्टीट्यूशंस बनाइए, विद इन द पार्टीज डेमोक्रेसी लाइए, ताकि मिस्टर ABC हम एक बंदे से नहीं, ताकि कोई भी हो वो सिस्टम को चला सकें। और देखिए फौज की जो प्लेट है इट इज फुल, वी हैव सीरियस सिक्योरिटी चैलेंजेस। इसके लिए उनको रिलीफ तभी मिलेगा कि आप देखें, हम KPK की बात कर लें, बलूचिस्तान की बात कर लें, हम इस वक्त देखें ना जो हमारे मेन एम सिक्योरिटी मसाइल है। अनफॉर्चुनेटली अभी 7 बजे शो शुरू होंगे, रात 11 बजे तक आप देखेंगे कि यही एक ही रिपीट, एक ही बातें। हम उसके बीच में अब आवाम जो है ना, वो जो मेन, मैं अपोलॉजीज में मेन मीडिया पे बैठा हूँ, मेन मीडिया वो या नेटफ्लिक्स और यूट्यूब का मैच चला हुआ है, और जो सोशल मीडिया ये पाकिस्तान को फेक न्यूज इतना है कि सारे एवरीबॉडी सर अब तो कानून आ रहा है ना फेक न्यूज वाला, गिरफ्तारी भी होगी, जेल में भी जाना पड़ेगा, जुर्माना भी देना पड़ेगा।
ठीक है, तमाम एप्लीकेशन अगेंस्ट हुई है, तो वी हैव टू बी वेरी वेरी सीरियस। शराजी साहब लास्ट कमेंट। देखें डॉक्टर साहब, इनफैक्ट इस हमाम के अंदर तमाम जो है ना वो मुजरिम हैं। हर किसी ने रेड लाइन क्रॉस की है। गोया कि इस मुल्क के अंदर कुरान के बाद जो मुकद्दस तरीन किताब उस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन की भी वायलेशन हुई है। इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉ भी लगे हैं, इस मुल्क के अंदर मैंडेट भी चुराए गए हैं, इस मुल्क के लिए गैर जमहूरी ताकतों के लिए कांधे भी पेश किए गए हैं, हम बैरूनी ताकतों के आलाकार भी बने हैं। तो सब ने गलतियाँ की हैं। अब अगर कोई ये कहे कि मैं तो बरी जुम्मा हूँ और बाकियों को इस्लाह करनी है, तो अगर इस कोशिश के साथ आगे बढ़ेंगे तो खाकम बदहन मैं कहूँगा कि हम डिजास्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। मलिक साहब आपका लास्ट कमेंट, यानी जहाँ से मैंने शुरू किया था नेल्सन मंडेला साहब, तो क्या अब हमें भी सीखने की ज़रूरत है, क्या करना है, आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं शराजी साहब ने बात ठीक की है कि सब ने गलतियां की हैं, लेकिन आगे बढ़ने का रास्ता यही होता है कि आप अपनी गलतियों का एहसास कर लें। आप कहें कि हाँ हमसे गलतियां हुई हैं, हमने माजी में गलतियां हम आगे नहीं करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ मैंने मलिक साहब यहाँ तो अपनी गलती को मानता ही नहीं ना, सारे कहते हैं कि मैं नहीं की थी, दूसरे ने की थी। आप इसको देखिए, मेरी गलती भी कोई और मान ले। दुनिया में इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है, हमें भी बाकी ममालिक को भी, वो ये पॉपुलिज्म का चैलेंज है। जी जी। वो जो आप सोचते हैं ना कि मेरे व्यूज जो हैं वो 10 लाख हो गए, मेरा ट्वीट्स, जो बाहर बैठे हुए साहब थे, एक साहब थे, उन्होंने इस्लामाबाद वाकये के फौरी बाद गिनती शुरू कर दी थी, इतने लोग शहीद हो गए, इतने लोग शहीद हो गए। वो बैठे बैठे वो उसको तादाद बढ़ाए चले जा रहे थे। वजह क्या है? आप ट्विटर पे पॉपुलर होना चाहते हैं। अच्छा सर, वैसे ये नफ्सियाती इशू है, ये मैं जरा जितने लोग देख रहे हैं कि जो लगता है ना इतने व्यूज हो गए, उतने व्यूज हो गए, बार बार अपने व्यूज चेक करना, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है बाकायदा। ये आपने टर्म सुनी होगी, नार्सिज्म। ये नार्सिसिस्ट होते हैं जो इस तरह अपने बारे में इतने पॉपुलर होना चाहते हैं, उनके अंदर फिर वो ठहराव नहीं रहता। बिल्कुल ठीक है। इससे सियासी जमातें निकलेंगी तो अपनी कोई पॉलिसी बना सकेंगी या अपनी माजी की गलतियों का उजाला कर सकेंगी, वरना इसी लहर का शिकार रहेंगी कि जिससे पॉपुलैरिटी मिलती है। ठीक है जी मलिक साहब, ठीक है जी। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी, आप सर आप दोनों का तशरीफ लाने के वक्त का भी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़ सेम टाइम सेम चैनल की ज़िंदगी ने वफ़ा की। दुआ में याद रखिएगा, अपने अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।